नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अवनीश सर और बंगाल ये भी हो के आए। इस बार एक चीज हुई कि जितने हम राष्ट्रवादी यूट्यूबर्स थे, हम कलेक्टिव रूप से अलग-अलग इलाकों में ये ऐसा नहीं हुआ कि हम एक साथ सब कलकत्ता पहुंचे। धीरेन्द्र सर को छोड़ के वो पूरा बंगाल का चक्कर लगा रहे हैं, वो फुर्सत में है। तो जैसे हमारी टीम मुर्शिदाबाद गई, कटिहार वाला रूट हमने पकड़ा, मालदा वाला वो भी रूट पकड़ लिया हमने। फिर हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे भी निकल लिए। सर गए तो कोलकाता रीजन घुमाया। स्वामी जी तो 3-3 बार घुमाए। और कलेक्टिव जब फीडबैक आना शुरू हुआ तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप शुरू हुआ। लेकिन आज जब एक एग्जिट पोल ने मना कर दिया, जो कि सबसे बड़े एग्जिट पोल करने वाले में से एक है और मैं बड़ा सम्मान करता हूं, कोई कुछ भी कहे, उन्होंने जो बातें कही है उस पर हम बाद में बात करें। लेकिन एक और एग्जिट पोल आया कल और उसने एक दिन बाद दिया, चाणक्य स्ट्रेटजीज। और चाणक्य स्ट्रेटजीज का एग्जिट पोल 2021 में भी मोटा मोटी बिल्कुल परफेक्ट गया था, बिल्कुल परफेक्ट गया था। 191 प्लस माइनस 180 प्लस माइनस 11 दिया था और बीजेपी को 110 प्लस माइनस 11। तो 3% का, लेकिन अगर हम जाए तो बीजेपी 77 ही पहुंचती थी और ये नंबर था। किंतु इस बार कॉन्फिडेंस ज्यादा है। सर, ये जो एग्जिट पोल करने वाले हैं, इनके अंदर भी कॉन्फिडेंस दूसरे तीसरे दिन जब पूरा रॉ डेटा सबके पास मेरे ख्याल से आ गया होगा, वो बिल्डअप दिखने लगा है, एक एक दिशा तय होने लगी है। और टुडे चाणक्य ने तो एकदम लैंडस्लाइड दिया है। 48% ये कह रहे हैं कि वोट शेयर है इनका पश्चिम बंगाल को लेकर के। इन्होंने इनका जो वोट शेयर है प्रोजेक्शन का, वो 48% प्लस माइनस 3। और हम पहले भी बात कर रहे थे कि अगर ये नंबर आएगा तब तो लैंडस्लाइड होगा। बहरहाल आप सर एग्जिट पोल के बाद जो कल रात को हुआ उसको कैसे देखते हैं? कोर्ट रूम ड्रामा को कैसे देखते हैं? और अब भी बाज नहीं आ रही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से वो लड़ने पहुंच गई कि ऐसे कैसे चुनाव आयोग बंगाल के कर्मचारियों को गिनती के टाइम नहीं रखेगा, यहीं शुरू कर लेते हैं। इनका पूरा चुनाव लगता है चुनाव आयोग और कोर्ट के ही बीच बीत गया। देखिए, कई बार क्या होता है कि जब आपके पाप का घड़ा भर जाता है, तो ये कहावत है ना, पाप का घड़ा भर जाता है तो भाई फूट जाता है, लेकिन फूटने के लिए उसे किसी बाहरी हल्के से शक्ति की आवश्यकता होती है। साइंस का जो भी विद्यार्थी है, फिजिक्स का जो भी विद्यार्थी है, वो इसको मानेगा। दरअसल ममता बनर्जी यह पूरा चुनाव उस ट्रैप में फंस के उन्होंने लड़ा। अब ये ट्रैप नेचुरली तैयार हुआ है, ऐसा नहीं है कि अमित शाह ने या केंद्र सरकार ने ये ट्रैप तैयार कर दिया। भाई, एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई और मैं इसके लिए सैल्यूट करता हूं। शुरू से दर्जनों बार मैंने आपके साथ ही बात करते हुए बोला कि बिहार ने इस देश में, इस नए दौर के देश में एक दूसरे तरह का प्रतिमान सेट किया है और मतदाता सूची का पवित्रीकरण, शुद्धिकरण कितना आवश्यक है और कितने अच्छे तरीके से होने के बाद कितना परम आनंदित करने वाला रिजल्ट दे सकता है, यह बिहार ने बता दिया है एसआईआर करा के। और अगर आप देखें तो बंगाल पर एसआईआर को लेकर जितनी भी कुतर्क और जितनी भी बदमाशियां ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जब जब की, तो जस्टिस साहब ने हमेशा बिहार के एसआईआर का उदाहरण दिया। कहा बिहार में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिहार में तो फर्स्ट क्लास हो गया, बिहार में तो ऐसा हो गया, आप भी जाइए कराइए। दरअसल ये वो ट्रैप था जिसमें ममता बनर्जी कभी सुप्रीम फंसी। कोर्ट से चुनाव लड़ते हुए नजर आई, ज्यादातर समय वो इलेक्शन कमीशन से चुनाव लड़ते नजर आई। अपना जो पूरा काम था वो उन्होंने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी आईपैक नाम के उसको दे दिया था कि भाई हमारे यहाँ शादी है, लड़का कौन सा कपड़ा पहनेगा, टोपी किस तरह की लगेगी, खाना क्या बनेगा, किस गाड़ी से बारात जाएगी, दुल्हन का मेकअप कहाँ होगा, सहबाला क्या करेगा, मतलब एवरीथिंग से लेके गाने कौन से गाए जाएंगे, अभिषेक जी को निमंत्रित किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, अवनीश जी केवल तिलक में आएंगे या बारात भी जाएंगे, ये सारा कुछ आईपैक को दे दिया था। जी। मैं आपको बताऊं,
एक चीज पर कहीं बात नहीं हो रही है अभिषेक, और मैं जब वेस्ट बंगाल पहुंचा तो मैंने सबसे पहले उस पर फोकस किया। मैंने कहा कैमरामैन जरा इस पर फोकस करो। 100 सिटिंग एमएलएस के टिकट काटे थे टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने। फैक्ट बात। किसी और प्रदेश में अगर 100 सिटिंग विधायकों के टिकट कटते हैं साहब, राजनीतिक विमर्श में हंगामा मच जाता है। लेकिन मुझे हंसी आती है सेक्टर 16 छाप मीडिया को, इसका कहीं कंसीडर किसी ने किया ही नहीं कि इसका क्या असर पड़ेगा टीएमसी के चुनाव लड़ने पर। हारने और जीतने पर नहीं, ये बात तब होनी चाहिए थी कि चुनाव लड़ने पर क्या असर पड़ेगा। मैंने उसे टटोला और मैं एक सामान्य सी बात दर्शकों के सामने रख रहा हूं। अभिषेक जी ये बताइए, जिन 100 विधायकों का टिकट ममता दीदी ने काट दिया था, वो ममता दीदी के नाम के और टीएमसी के नाम के गुलगुले, पराठे और पुड़िया तल रहे थे, नहीं तलेंगे भाई। मैंने पूरे एक शो इस पे किया था कि 2011 में भी सर क्या हुआ था, टीएमसी जो जीती थी और लेफ्ट हारी थी, लेफ्ट के हार के भी मूल कारण वही थे। उन्होंने भी 78 लोगों के टिकट काट दिए थे। तो 78 तो अपने कैरियर को थ्रेटेंड फील कर रहे थे ना कि गलती से ये जीत गया लेफ्ट, तो हम तो वापस नहीं आ पाएंगे, ये लेफ्ट से जीत गया तो। और इस बार तो हुआ ना, अनुब्रतो मंडल बोला ना खुल के। ममता के साथ यहाँ पर एक दूसरे तरह का भी खेला हुआ जी। 100 टिकट जो ये काटा इन्होंने, तो एक डिससेटिस्फेक्शन हर सीट पे आया। अब जब किसी भी पार्टी के संगठन में जो उसका मौजूदा विधायक हो, बट नेचुरल है कि जो इलेक्टेड विधायक होता है आपका 99% जो काडर होता है उस विधानसभा का, वो उस जीतने वाले या जीते हुए विधायक के साथ रहता है, क्योंकि उसी से उसका काम चलता है, उसी से उसको मदद मिलती है। और वेस्ट बंगाल में तो जहां इकोसिस्टम नीचे तक जो कैरम क्लब है वो जब महीने की बधी रकम पाता है कम्युनिस्टों के समय से ही, तो फिर ऐसे प्रदेश के काडर को मूव करने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए, बट नेचुरल है कि उसका सीधा अलायंस होता है जो सिटिंग एमएलए होता है। आपने एक झटके में 100 सिटिंग एमएलए का टिकट काट दिया। मैंने अभी कहा कि पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी ये सारा काम आईपैक देख रही थी। मैं आपको बताऊं, मैंने करीब 6 से ज्यादा, मैं नाम अच्छा नहीं लगेगा उसको डिस्क्लोज करना, 6 से अधिक ऐसे विधायकों से मिला जिनके टिकट कटे थे। आप जानते हैं उन लोगों ने कहा क्या, जो अंदरूनी हालत में आपको बता रहा हूं और मैंने वीडियोस पर बताया भी था। उन्होंने कहा कि साहब देखिए, उम्मीदवार कौन है वो तो मान लीजिए दीदी ने तय कर दिया है, पहले तो यही तय करेंगे कि किसको उम्मीदवार होना चाहिए, और फिर उम्मीदवार तय होने के बाद उस कैंडिडेट की कौन सी फोटो पोस्टर पर छपेगी यह भी आईपैक डिसाइड कर। वोटर स्लिप टीएमसी के लोग कैसे पहुंचाएंगे, कौन पहुंचाएगा, इसका भी काम टीएमसी के पास। प्रचार का काम टीएमसी के पास, प्रचार को ऑर्गेनाइज करने का काम टीएमसी के पास, कौन सी टोली कहां जाएगी यह काम टीएमसी का, चौकी सभा कहां होगी, किसकी होगी, ये काम भी आईपैक के साथ। ममता ने पूरी तरह टीएमसी का जो वो कार्डर था उसको आलसी बना दिया था। उसके पास कोई काम नहीं था। ये शिकायत थी कि साहब हमारे पास कोई काम नहीं था, हमें नहीं पता था, हमें सारी चीजों के लिए आईपैक के निर्देशों का वेट करना था। और हुआ क्या, अचानक वो इवेंट कंपनी भाग गई। इधर घुड़चड़ी की तैयारी शुरू हो रही थी और वो इवेंट कंपनी भाग गई। दूल्हा जांघिया पहन के बैठा हुआ है, नहाने के बाद कह रहा है मेरे कपड़े कहाँ है, इवेंट कंपनी वाला कहाँ है, मैं कैसे तैयार हूँ, घोड़ी कहाँ है, ताऊ पूछ रहा मेरी छड़ी कहाँ है, मेरा साफा कहाँ है, अभिषेक जी पूछ रहे हैं भाई तिलक में जाना है, गाड़ी कौन सी है, अवनीश जी भी जा रहे हैं, कहाँ बैठे, कैसे जाएं, किसी को कुछ नहीं पता। ये हुआ है टीएमसी के साथ जो सबसे बड़ा ब्लंडर। अंत समय में जब आईपैक विड्रॉ हो गई तो टीएमसी के कॉर्डर को पता ही नहीं था कि उसे करना क्या है। और दूसरी तरफ जो सुरक्षा, इस पर तमाम बात हो चुकी है, इतनी सारी अभूतपूर्व कंपनियां, तो जो पहले फेज में आपको शून्य हिंसा दिखी, मुर्शिदाबाद में वो आपस में ही टकराए थे भाईजान और भाईजान, भाई टीएमसी और हुमायूं कबीर आपस में टकराए, तो उन ससुरों से किसी राष्ट्रवादी राजनीति का क्या मतलब है भाई। और दूसरे फेज में आईएसएफ वालों की दूसरे फेज में आप देखिए तो एक पुलिस ऑब्जर्वर से आप टकराए। तो ये जो हिंसा नाम की चीज नहीं हुई है, इसके मूल 2 कारण हैं। एक तरफ इतनी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था और दूसरी तरफ
सुपारी किलर हमेशा किसी की सुपारी पर एक्टिवेट होता है भाई। कैरम क्लब के गुंडों को, छापा वालों का तो संभावना समाप्त हो चुकी थी। अब संभावना बची क्या थी? छापा वोट की संभावना तो समाप्त हो चुकी थी एसआईआर के बाद। अब बचा था क्या? सोर्स जमिंग। सोच बचा जाए क्या था? सोर्स जाम आप कर सकते थे, आप बूथ वहां जैमिंग लाठी भी नहीं लाठी कर सकते थे, दो लेकिन जगह सोर्स प्रयास। जैमिंग। अब सोर्स जैमिंग के लिए अभिषेक भाई गुंडों को निकलना था ना। गुंडों का निकलने का काम किसको देना था निर्देश? आईपैक को। आईपैक कहां थी? गायब। इसलिए दो तरफा हुआ है, एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था और दूसरी तरफ टीएमसी के पास अब कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं बचा था जिससे वो अपने पूरे नेटवर्क को एक्टिवेट करे। और इसके साथ एक और, ये हुआ कैसे खेला, मैं एक एंगल और उसमें जाड़ देता हूं। 15 दिन अमित शाह वहां कैंप करके क्या कर रहे थे? उन्होंने 3 काम किया है। मैं आज, अमित शाह जी अगर आप तक कोई वीडियो पहुंचा दे तो डांटिएगा नहीं, लेकिन मैं आपने क्या 3 खुरापाते की मैं यहां बता रहा हूं। पहला, उन्होंने वो देखिए पन्ना प्रमुख अपने बूथ लेवल टीम इसको एक्टिवेट करने के लिए जाने जाते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी चुनावी जो कौशल है वो अमित शाह जी के पास है। इसका लोहा हम लोगों ने माना उत्तर प्रदेश में, जब उन्होंने उत्तर प्रदेश में बिल्कुल खड़ा कर दिया, जब वो यूपी के इंचार्ज इलेक्शन। उन्होंने एक तरफ ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया, पन्ना प्रमुख, उसके साथ बाहर से प्रवासी एक बीजेपी का कार्यकर्ता, इस टीम के साथ लोकल टीम और उसके पीछे एक आरएसएस की टोली, ये एक्टिवेट हुई। और इस एक्टिवेशन से फायदा ये हुआ कि जो वोकल अब धीरे धीरे मतदाता हो रहा था उसको संपर्क करके और हर एक मतदाता से संपर्क है, यस वी आर हियर, कम आउट, वोट डालिए। ये काम पहला अमित शाह ने इसको एक्टिवेट किया। दूसरा, बिहार के चुनाव से लोग जरा याद करें अमित शाह किस तरीके से किस सीट पर कौन ऐसा असंतुष्ट पार्टी का वर्कर है, चाहे एक्स विधायक है, उसको रात को बुलाना, बैठना, मैनेज करना। भाई साहब ये 100 के 100 जो जिनका टिकट कटा था टीएमसी से, मोटा भाई ने एक एक को हैंडल किया, मैनेज किया, मैं एक कहानी 1 सुना to देता 1 हूँ। मैनेज किया। तीसरा काम उन्होंने जो संकेतों से किया कि इस देश का गृह मंत्री खुद उस राज्य के कैपिटल में जाके स्थापित हो गया। मतलब कि भारत का गृह मंत्रालय जो कि आंतरिक सुरक्षा के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है, वह पूरा विभाग, पूरा मंत्रालय और उसका मंत्री वो उसी स्टेट में बैठा हुआ। और यही कारण था कि फर्स्ट फेज जब हिंसा रहित 92.47% के आसपास, अब तो एवरेज 93 हो गया, जब मतदान हुआ, हिंसा फ्री मतदान हुआ, तो न सिर्फ चुनाव आयोग गदगद था, न सिर्फ हम आप जैसे राष्ट्रवादी और तमाम जो ऐसे भारत के हित चिंतक है वो गदगद थे। इस देश की जुडिशरी, टॉप जुडिशरी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल के साथ प्रसन्न थे और उन्होंने गदगद होकर ये कहा कि ये तो बहुत शानदार काम हुआ। अब आप सोचें, एक तरफ इस देश की जुडिशरी जो कि इस बार तुल गई, कस्टोडियन बन के बैठ गई इलेक्शन कमीशन। क्यों? क्योंकि उसे यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा था, केवल न्याय की मूर्ति के आंखों से वो सांकेतिक पट्टी नहीं हटी है। आप देखिए जुडिशरी ने अपनी बंद खिड़कियां खोल ली हैं। कई बार सीजीआई ने यह कहा ममता के वकीलों से, खुद ममता से, कि आप लोग क्या हमें, मतलब अब वो गाली वाला शब्द असंसदीय है, मैं नहीं, मतलब चपर ऊ की मात्रा, तपर छोटी की मात्रा या परा की मात्रा समझते हैं? हैं? आप नहीं जानते हैं, हमको सब पता है कि क्या हो रहा है। तो ममता बनर्जी देखिए 2-3 तरीकों से, मैंने अभी तक ये नहीं कहा कि जनता का उत्साह था, जनता बदलनी चाहती थी, वह सब तो भाव पक्ष है, वह भाव गणित है, वह तो तैयार था ही। लेकिन चुनावी अंक गणित में जहां मैकेनाइज्ड सिस्टम है, और ममता बनर्जी का आप पराभव देखिए कि ये वही ममता बनर्जी थी जिन्होंने बड़े स्मार्टली 2011 में लेफ्ट से उनका कार्डर, उनका सिस्टम, उनका नेटवर्क खींच लिया था। और आज बीजेपी ने उनके नेटवर्क को खींचा नहीं,
उन्होंने अपने नेटवर्क के अपने पास होते हुए भी वो एक्टिवेट नहीं कर सकी। यह बताता है कि ममता बनर्जी की राजनीति से जो वो प्रभाव पहले पहले कमजोर ममता बनर्जी पड़ी। बिल्कुल, ये यही स्थिति बात आई। है। गुरुजी यही तो बात है जी। जब वो कलकत्ता के अंदर धरना दे रही थी, आपको याद होगा 4 दिन उनको खुद उठना पड़ा। तो मैंने बोला एक ओ माय गॉड फिल्म आई थी, वो लास्ट में बोला कि अब तो खाली टेंट वेंट वाले आ रहे हैं, उठ जाए धरना से, कब तक बैठे रहेंगे, कोई मीडिया वाला भी नहीं आ रहा है। शहर के अंदर जब मात्र 20,000 लोग, 18,000 लोग, उसमें भी कुछ लोग प्रोटेस्ट कर गए। और अमित शाह वाला जो आपने बात कहा सर, एक्यूरेट 100%। मैं उदाहरण देता हूँ। एक बार इसी विधानसभा चुनाव में बिहार के अंदर चेनारी विधानसभा में मुरारी गौतम खड़े हुए और जेडीयू छोड़ करके आए एक कद्दावर नेता, बहुत क्रोधित थे। उन्होंने बोला कि मैं निर्दलीय खड़ा हो जाऊंगा। हम सब का मतलब लिटरली हार्ट अटैक होने लगा कि अगर ये आदमी भाई निर्दलीय खड़े हो जाएंगे, नाम बोल देता हूं ललन पासवान जी, तो ये सीट तो कंप्लीटली गई, क्योंकि ब्राह्मणों का गजब का सपोर्ट है और वो चिराग पासवान ट्रांसफर नहीं करा पाएगा ललन पासवान जी का वोट, इतना उन्होंने काम कर रखा है हिंदुओं के लिए। तो पता चला रात को अमित शाह जी ने उनको फोन किया और कहा कि आप कहां छोटे मोटे चुनाव के लिए पढ़ रहे हैं, बीजेपी ने बहुत कुछ सोच के रखा है, बहुत सारी बातें उन्होंने की। और अगले दिन मैंने उनको फोन किया कि सुना आप चुनाव में जा रहे हैं निर्दलीय लड़ने। बोला नहीं, भाजपा ने मेरी ड्यूटी जो है वो बक्सर और डुमरांव रीजन में लगा दी है, मुझे वहां चुनाव प्रचार में जाना है। मैंने बोला है आप तो लड़ने जा रहे थे। बोला नहीं नहीं नहीं, हमारी बात हुई है, हम पार्टी के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। तो ये अचानक से जो नाराजगी है वो खत्म करने की जो कैपेबिलिटी है अमित शाह जी की, ये टीएमसी के अंदर नहीं थी। आपने बिल्कुल सही बोला सर। लेकिन आज भी मतदाता नहीं डरा, ये तो मुझे दिख गया कोलकाता में, क्योंकि मैं कोलकाता में सोच रहा था सर 75% वोटिंग होगी, चलो मैक्सिमम गई तो 78%, इससे ऊपर नहीं। 60% ससुरे वोट नहीं करते, क्या बोले, वो भी दिल्ली और मुंबई वाले ही हैं शहर के अंदर। लेकिन जब वोटिंग का फाइनल आंकड़ा आया 86%, 87%, 89%, मेरे हाथ पांव फूल गए। ये एसआईआर का आंकड़ा थोड़ी ना है सर। कौन वो टाणा आदमी है भाजपा का, मुझे ये बताइए, जिसने वोटर के बीच ये भ्रम फैलाया कि बेटा इस बार वोट नहीं किए ना तो अगले बार एसआईआर भी नहीं, नामे नहीं रहेगा तुम्हारा। ये जो हर तरफ से आकर के हुआ है। अच्छा ये बताइए, ममता बनर्जी ने जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन हुआ उसके बाद सेकेंड फेज के बाद एक बड़ा शानदार मतलब हंसी योग्य तर्क दिया। उन्होंने कहा कि दरअसल ये एसआईआर के खिलाफ गुस्सा है और गुस्से वाला वोट है कि लोग आए हैं और वोट दिया है। मैं जरा किसी सामान्य बुद्धि के आदमी से भी पूछता हूं, मैं खुद सामान्य बुद्धि का हूं, तो इसलिए मैंने खुद से ही पूछा। मैंने कहा यार ये बताओ, ये जो 90-92 लाख निकल गए, ये जो 27 लाख में से कुछ 100 लोगों को, भाई 1400 ऐसे 1500 ऐसे लोग अलाउ हुए, तो यार ये लोग ना एसआईआर से नाराज हैं कि भाई हमारा नाम नहीं कटा। और ठीक जब बात। इनका नाम नहीं कटा, जो नाराज हैं, तो वो नाराजगी वाला वोट कहां से आया इस 93% में भाई? जो नाराज थे वो तो बाहर हैं, वो तो वोट दिया ही नहीं उन्होंने। वो तो घर ही से बाहर नहीं निकले। अब मोहल्ले के अब्दुल का नाम नहीं है, कट गया, तो इसके लिए अवनीश शर्मा नाराज हो गए और कहे रुको अभी बताता हूं तुमको नरेंद्र मोदी, मैं जाता हूं बूथ पर। और मतलब गजब का ये तर्क है, ये गजब का तर्क है। ये रील आप वायरल हो गई। सोचिए, तो अब ऐसी स्थिति में देखिए जनता, मैंने कहा ना, मैंने पहले फेज में अभी जब बात की तो मैंने अंक गणित बताया कि किस तरीके से चुनाव लड़ने में नाकाम साबित हुई ममता बनर्जी। अच्छा, एक तरफ तो अंदाजा ये था कि टीएमसी डर का माहौल बना के रखेगी, टीएमसी के पास तमाम अकेले अर्बन कलकत्ता या मतलब जो अर्बन एरियाज हैं वहीं पर दुनिया भर के लियारी हैं, लियारी में उनके पास एक से एक शाहजहां शेख हैं, एक से एक जहांगीर हैं। लेकिन अब उसके साथ जरा सामने देखिए जनता का भाव। मुझे याद है मैं 12 तारीख को चौरंगी के इलाके में घूम रहा था, हाँ, भवानीपुर हाँ। हम गए, हमारे साथ पुंडीर साहब भी थे, हम लोगों ने एक वॉक एंड टॉक भी वहां किया। एक जगह हम ठिठके, तो हमें ये जैसे पूर्वाग्रह था ना कि नहीं यार बंगाल
में बोलेगा नहीं कोई, और वो भी भवानीपुर में तो कोई बोलेगा नहीं। तो हम लोग ना चलिए आपस में टहलते हुए बात करेंगे, और जानते हैं पुडेर साहब सीनियर अनुभवी जर्नलिस्ट, तो वो मौका निकाल ही लेते हैं। तो हम लोगों ने एक डिकोड किया कि वो महिला कुछ कहना चाह रही है। अचानक वो महिला आई, उसके पीछे एक उनकी भाभी आई, फिर एक पीछे उनकी माँ आई, और उसके बाद वो संकेतों में जो बोलना शुरू हो। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने, आज हम जनता ने यह चुनाव लड़ा है, यह तो है, लेकिन जरा अब टीएमसी कैसे यह चुनाव लड़ने में असफल रही, ये बात कर लिया। अब जरा बीजेपी की बात करते हैं। अभी तो मोटा भाई की बात हो गई कि उन्होंने क्या किया। भाजपा ने एक पार्टी के रूप में कैसे चुनाव लड़ा। सबसे पहले उनका, ममता बनर्जी का ये हथियार भाजपा ने छीन लिया, बंगाल प्राइड, बंगाली अस्मिता, बंगाली प्राइड, ये छीन लिया। कैसे छीना? बंगाली अस्मिता, बंगाली पहचान को, बंगाली संस्कृति को गाली देके नहीं, कोस के नहीं, दीदी ओ दीदी करके नहीं, तंज मार के नहीं। कैसे छीना? उन्होंने कहा यह है बंगाली प्राइड का आईना। एक तरफ रखा बंगाली प्राइड का आईना, दूसरे बार कहा कि ये बजबजाती नालियां, ये टूटी हुई सड़कें, क्या ये बंगाली प्राइड हैं या बंगाल के प्राइड पर कलंक है? फिर डिसेंट्रलाइज इंडस्ट्री किया। का गायब होना, क्या ये बंगाली प्राइड पर तमगा है या कलंक है? बेरोजगारी तमगा है, कलंक है? महिलाओं, बेटियों के ये जो दुराचार हो रहे हैं, संदेश खाली का हो, चाहे आरजी कर का हो, चाहे 7 बजे के बाद बच्चियां बाहर नहीं निकल पाती, ये तुम्हारे बंगाली प्राइड पर शान है या कलंक है? अंडर डेवलपमेंट, योजनाओं में पीछे रह जाना, तुम्हारी डेमोग्राफी चेंज होना, तुम्हारी अपनी सांस्कृतिक पहचान पर खतरा, ये सारा कुछ सामने दिखा के तुम्हारे उन अट्टालिकाओं के सामने स्लम्स, हर सड़क की पटरियों पर बसे हुए पॉलिथीनों के छत डाले हुए ये बांग्लादेशी, ये बंगाली अस्मिता और प्राइड पर तमगे हैं या कलंक हैं? और बंगाल के समाज को ये लगा, हाँ ये सब तो हमारे कलंक हैं। भाजपा ने ग्राउंड पर बंगाली प्राइड को वहां से जोड़ा, और उसके बाद दिखाया क्या, इसका उत्तर क्या दिया? बंगाली प्राइड है उत्तर प्रदेश जैसा लॉ एंड ऑर्डर, बंगाली प्राइड होगा हेमंता बिश्व शर्मा के असम जैसा डेमोग्राफी के लेके सतर्क सरकार, घुसपैठियों को लेके सतर्क सरकार। बंगाली प्राइड क्या है? नरेंद्र मोदी की वो विकास की योजनाएं, नरेंद्र मोदी की गारंटी, महिलाओं को से लेके विकास तक, एजुकेशन से लेके सुरक्षा तक की वो 6 गारंटियां नरेंद्र मोदी की, ये है बंगाली प्राइड। न कि बंगाली प्राइड बजबजाती नालियां और ऑल। तब यह आपको देखने को मिला कि जब वहां पर योगी आदित्यनाथ सभाएं करने जाते हैं, तो क्या योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता जो बंगाल में दिखाई दी है, केवल एक भगवा सेंट की वजह से दिखाई दी है? नहीं। एक केवल धर्मगुरु जो कि मुख्यमंत्री भी हैं, उनकी वजह से दिखाई दी है? नहीं। जब योगी आदित्यनाथ वहां खड़े थे, तो ठीक उसी समय संभल में अवैध रूप से ईदगाह तामीर की गई थी, जो उस पर बुलडोजर चलने की खबर उन्हीं की दर्शकों के मोबाइल में, उसी जनता के मोबाइल में चल रहा था प्रतिपल। जब योगी आदित्यनाथ वहां थे, तो उत्तर प्रदेश में कैसे माफिया को मिट्टी में मिलाया गया, हमारे यहां भी अतीक थे, मुख्तार थे, उनको मिट्टी में मिलाया गया। ठीक उस समय बंगाल की जनता ये सोच रही थी कि साहब हमारे यहां भी शाहजहां, शेख और जहांगीर हैं। और इस सर्किल को कंप्लीट किसने किया था? शुभेंदु अधिकारी ने आगे बढ़ के कहा कि सुबह उठाऊंगा और शाम तक न्याय करके दे दूंगा, सरकार बनी तो योगी मॉडल और हेमंता मॉडल लागू करूंगा। ये सर्किल भाजपा की तरफ से पूरा किया गया। मैं वो सब ट्रेडिशनल उस पर नहीं जाऊंगा, हालांकि वो बात बिल्कुल सही है। एक जरा इतिहास में चले जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी समाज कैसे वोट करता है, उसके वोटिंग का क्या पैटर्न है, इसको केवल जल्दी से याद कर लेना चाहिए। वेस्ट बंगाल कभी किसी को सत्ता में लाने के लिए वोट नहीं करता। गिराने वेस्ट के लिए। बंगाल हमेशा किसी अमुक को सत्ता से हटाने के लिए वोट करता है। 25 साल के कांग्रेस के बाद कांग्रेस को हटाने के लिए वोट किया, जीत गई लेफ्ट, क्योंकि सामने ऑप्शन बन के खड़ी थी। 34 साल के बाद उस लेफ्ट को हटाने के लिए उसने वोट किया, सामने 2011 में ममता बनर्जी ऑप्शन के रूप में खड़ी थी। 2011 में जो ममता बनर्जी की स्थिति थी लेफ्ट के सामने, आज वही
ममता के सामने भाजपा की स्थिति है, तो पहले जनता ने यह डिसाइड किया। हाँ, 25 साल लग गए कांग्रेस में, 34 साल लग गए जनता को लेफ्ट से मुक्ति पाने में। इनके साथ ये मैच्योरिटी 15 साल में इसलिए आ गई क्योंकि सूचना की रफ्तार, 14 के बाद भारतीय राजनीति का बदला हुआ रुख। दूसरा, सरकारी योजनाओं में गतिशीलता और उसकी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए सारी जगह पर जल्दी से जल्दी पहुंच जाना, इसने वो मैच्योरिटी लेवल को 15 साल में बदल दिया। और जो स्थिति 25 और 34 के बाद लेफ्ट और कांग्रेस की हुई, सिर्फ 15 सालों में ममता बनर्जी की हो चुकी। तो ये सारी जो कारण थे जिसकी वजह से अंकगणित की जब बात करें तो 10% का जो अंतर था वो अंतर तो एसआईआर ने खत्म कर दिया। तो अब दोनों ने बराबर से शुरू किया है। ममता बनर्जी पहले 20 से शुरू करती थी, आज स्थिति है दोनों ने बराबर से शुरू किया है। सर्वेस को मैं बहुत ज्यादा मतलब वो देता नहीं हूं, नहीं तो मैं उल्टा उदाहरण मार दूं कि भाई ठीक है, अगर आज के सर्वे बिल्कुल सही होंगे तो 2021 के सर्वे क्या हुए थे, तो उस समय दूसरी चीजें थी। और एक चीज बड़ी प्रमुखता से कहूंगा, इसे अभिमान नहीं, हम सारे लोगों को इस बात का संतोष होना चाहिए और खुशी भी होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं क्यों। आप मुझे ये बताइए, 2013 से जब भारत में एक दूसरे तरह के राजनीति का बदलाव का दौर शुरू हुआ, सोशल मीडिया ने बोलना शुरू किया, शुरू में फेसबुक और ट्विटर ने बोलना शुरू किया, उस पर तमाम राष्ट्रवादियों ने बोलना शुरू किया, भारतीयों ने बोलना शुरू किया, बाद में यूट्यूब पर वो यात्रा आई। आप मुझे ये बताइए, जितने भी राष्ट्रवादी कंटेंट क्रिएटर्स हैं या लेखक हैं या राजनीतिक रूप के विश्लेषण करते हैं, लिखते हैं, कहीं भी कुछ करते हैं, सारे फैसले लगभग उनके आकलन तो लगातार सही हुए हैं ना। भाई इस देश में 95 से ज्यादा शतक लगा के हरवाने वाली जो इकोसिस्टम है वो तो राहुल गांधी का इकोसिस्टम भाई। बिल्कुल बिल्कुल, हर आकलन उनका गलत हुआ है। बिल्कुल, कौन सा आकलन उनका सही हुआ है? यही आकलन करते करते सबों ने शतक लगवा दिया राहुल गांधी के हार का। तो क्रेडिबिलिटी राजनीतिक आकलन में राष्ट्रवादियों की है या इकोसिस्टम की है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो कलेक्टिव, आपने बड़ा अच्छा कहा कि हम सालों लोगों ने एक जगह झुंड नहीं किया, लेकिन जब सारे तरफ से यही फीडबैक आ रहे हैं, तो मैं एक चीज कहता था 2014 में भी, मैं कहता था यार जमीन पर हम जा रहे हैं तो हमें कुछ और महक आ रही है, तुम लोग कह रहे हो कि नहीं चाय वाला आ ही नहीं सकता, ये कैसे इतना बड़ा अंतर है? भाई आपने जो बंगाल में महसूस किया, मैंने जो बंगाल में महसूस किया, धीरेन्द्र पुंडीर साहब जो बंगाल में महसूस कर रहे हैं, अब तो वहां की जनता जो महसूस कर रही है। क्या 2021 में सोशल मीडिया का इतना आपने प्रसार बंगाल की तरफ से देखा? नहीं देखा। नहीं, क्या कभी कोई इसके बाद, इस चुनाव के पहले ये कल्पना कर सकता था? हम लोग बात करते थे कि बंगाल में भी बहुत पलायन है भाई, यूपी बिहार तो फालतू में बदनाम किए पड़े है इकोसिस्टम, लेकिन असली अगर आपको, हाँ, अभी भी डिसेंट्रलाइज बंगाल में नहीं किया। नेशनल मुद्दे पे 2021 हुआ था। सर 1 मिनट के अंदर इसको खत्म कीजिएगा। एक शर्मा जी वहां भी गए, अजय पाल शर्मा, मतलब जलवा है, मानिए। इतना क्यों डर है सर एक आदमी का? पूरा टीएमसी का टॉप मोस्ट लीडर, कैडर, सोशल मीडिया सब अजय पाल शर्मा से लड़ रही है। लड़ना तो मोदी और अमित शाह से था। अभिषेक जी, पॉकेट मार को होमगार्ड से भी डर लगता है। और कोई शरीफ आदमी रात में 12 बजे अपने किसी बच्चे को, किसी रिश्तेदार को रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट छोड़ के और सफर कर रहा होता, और सामने एसटीएफ भी, एटीएस भी लगी हुई दिखाई दे, मिलिट्री भी लगी हुई दिखाई दे ना, शान से ब्रेक लगाता है, कहता है कि हम यहाँ गए थे और मेरा ये नाम है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये लो सपोर्टिंग पेपर। बस इतनी स्थिति है। अजय पाल शर्मा से वो डर रहे हैं जो वोटों के पॉकेट मार रहे हैं। क्या बात है। तो दर्शकों, आज के शो में इतना ही। हम दोनों गिलहरियों को इजाजत दीजिए, सपोर्ट कीजिए। ऐसे ही द अभिषेक तिवारी शो और प्रारब्ध को स्नेह आप दे रहे हैं लगातार, ऐसे ही देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। ममता ने अपना प्रारब्ध स्वयं लिखना शुरू किया था, वरना यही बीजेपी का वोटर गाजे बाजे के साथ 2011 में उनको लेके आया था और सपोर्ट बेस था। आज के संस्करण में इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। जय